अदावत और बगावत सियासत में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं और जब सियासतदार लोग करते हैं तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और स्थिति जुमे जुमे राजस्थान जैसी हो जाती है। आज राजस्थान में जो कुछ चल रहा है उसको देखकर महज कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियां भी हैरान हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि राजस्थान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं है। सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई जिस तरीके से मैदान में खुलकर सामने आ गई, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कुछ लोग मौजूद हैं। आपने कांग्रेस का पटका पहन रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से सियासत के अंदर, राजस्थान की सियासत के अंदर अदावत और बगावत साफ तौर पर देखने को मिल रही है, गहलोत साहब की पट नहीं रही है और हालत ये हो गई है कि 92 से ज़्यादा विधायक अब गहलोत खेमे के, सचिन पायलट के विरोध में उतर आए हैं। कैसे देखते हैं राजस्थान की सियासत को? राजस्थान की सियासत ऐसी है कि हमारी मैडम आदरणीय सोनिया जी गांधी जो निर्णय लेगी, जो मुकुल जी वासनिक साहब वो जो निर्णय लेंगे वही फाइनल होगा, क्योंकि पार्टी तो यही सोचती है कि आपस में कुछ वाद विवाद नहीं होना चाहिए, सब मिलकर पक्ष का, पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काम करना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि आला कमान सर्वोपरि है, आला कमान सर्वे सर्वा है, लेकिन गहलोत गुट के 92 विधायक तो ये मानने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कह दिया कि अगर गहलोत साहब के साथ हम जाएंगे, हम सचिन पायलट को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, हम उन्हें सिरे से नकार रहे हैं। और अंदर खाने की खबर यह है कि आला कमान ये चाहती थी कि सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाए। तो ये आप देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, देखने को मिल रही है। आला कमान की बात सुनने को विधायक ने तैयार नहीं है, तो फिर ये कैसे सामंजस्य बैठेगा, समीकरण कैसे बनेंगे? देखिए, ये तो ऊपर का मसला है, ये बहुत, क्योंकि हम इतने बड़े लोग नहीं हैं। हम तो माननीय मुकुल जी वासनिक साहब के जन्मदिन के लिए के महाराष्ट्र से आए हुए हैं। महाराष्ट्र बुल्ढाना जिला है, मुकुल जी वासनिक साहब का जिला है, और वहाँ से हम कल 27 तारीख को मुकुल जी वासनिक साहब का जन्मदिन है, उस जन्मदिन के लिए हम दिल्ली में आए हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, साहब वासनिक साहब के बर्थडे के लिए आए, लेकिन राजस्थान की सियासत में जो केक कटा है, हैप्पी बर्थडे अब किसे बोलेंगे, सचिन पायलट को या गहलोत साहब को? ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है और ये जो वरिष्ठ लोग हैं ये मिलकर बैठकर एक जगह इसको हल निकल जाएगा। ये घर का झगड़ा, परिवार का झगड़ा है, इसमें बैठ के कुछ ना कुछ हल निकलेगा। और जो गहलोत साहब जो है बहुत सीनियर है जी, और वो इस मसले को अपने तरफ से पूरा सॉल्व कर रहे हैं और हाईकमांड पर पूरी पार्टी को, पूरे कांग्रेस पार्टी को भरोसा है। लेकिन जब घर का झगड़ा दीवारों से बाहर निकल कर आ जाता है, चार दीवारी को लांघ जाता है, तो फिर छवि कुछ राजस्थान जैसी हो जाती है। और राजस्थान में जो कुछ भी आज देखने को मिल रहा है ये सैद्धांतिक रूप पे तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन आपसी भाई भाई में भी झगड़ा होता है जी, किसी बात को लेकर थोड़ी सी नाराजगी हो सकती उनमें है जी। लेकिन आखिर को इससे बड़े बड़े विद्रोह हुए, इससे पहले भी बहुत लोग गए, बहुत टूटे, लेकिन एक बार हाईकमांड के कहने पर हमको ऐसा विश्वास है कि भाई ये जो मसला है वो हल हो जाएगा। अच्छा सर, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि बड़ी दिग्गज नेता हैं कांग्रेस में, एक से एक बड़े दीगर नेता हैं। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि बीजेपी के अंदर इस तरीके की चीज़ें अक्सर देखने को नहीं मिलती हैं। बीजेपी ने 5 सीएम बदल दिए, आप देखिए गुजरात के अंदर पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी, वहाँ का सीएम बदल दिया। आप उत्तराखंड के अंदर देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन कहीं से चूक की आवाज़ नहीं आई। आखिर कांग्रेस के अंदर इस तरीके की चीज़ें देखने को क्यों मिल रही हैं? बीजेपी का दबाव तंत्र का माहौल रहता है हमेशा। बीजेपी एक दूसरे को दबा के चलती है। हाँ। जो आम कार्यकर्ता नहीं बोल पाता वो बीजेपी उसको दबा के चलती है और हमारा हुक्म सब पर रहता है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी सबसे कम चलता है। अच्छा। और अशोक गहलोत जी ये एक वरिष्ठ नेता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक मौका देना चाहिए सचिन पायलट जी को, एक युवा नेता के नाते। और बाकी लोगों को साथ में सब लेके, जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चल रहा है तो उन्होंने बड़ा मन करके उनको मौका देना चाहिए। अच्छा सर, एक बात बता दीजिए, जो 92 जो विधायक हैं जो गहलोत खेमे के हैं, सचिन पायलट के खिलाफ हैं, उन 92 में से लगभग 42 जो विधायक हैं वो युवा हैं, बावजूद उसके वो सचिन पायलट को क्यों नहीं रिझा पा रहे? सचिन पायलट का भरोसा आखिर क्यों नहीं मिल रहा है उनको? ये पार्टी के लिए चर्चा का विषय है ना सर। पार्टी की जब तक कि विषय में नहीं आएगा कि कौन से काम के लिए क्या सही ज़रूरी है, जब तक कि वो सही नहीं बैठेगा उसके लिए पार्टी बात करेंगे आला कमान से, उसके बाद में वो डिसीजन होगा उसके लिए। अच्छा, आप डराने की बात कर रहे हैं, बीजेपी आखिर किससे डराती है अपने विधायकों को, अपने नेताओं को? तो सबके लिए मालूम है कि ईडी है, एनआईए है, सभी चीज़ें जितनी है एजेंसी से केंद्र की, उससे सभी लोग डरे हुए हैं। आपका कहने का मतलब है कि ईडी और सीबीआई है, केंद्र की तमाम एजेंसियां हैं, इसी वजह से बीजेपी ने जिस तरीके से सीएम और वहाँ के और मंत्रियों का विभाग बदला या सीएम को हटा दिया, इस वजह से विधायक बगावत नहीं कर पाए।
अभी केंद्र में सरकार भाजपा की है, इसलिए लोग चाहते हैं कि भाई हम टूट के न जाए, केंद्र के साथ में रह के हम हमारा काम करें, और वो उस हिसाब से उनको दबा के भी लेके चलती है और साथ में दोनों लेके चलती है। अच्छा, मैं आपको इतिहास की एक बात याद दिला देता हूँ। साल 2005 में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार थी, लेकिन केंद्र में यूपीए की सरकार थी। बावजूद उसके बीजेपी ने बाबूलाल जी को हटा दिया बतौर सीएम और शिवराज जी को बना दिया। उस समय तो केंद्र में सरकार नहीं थी बीजेपी की, तब ये दबाव कहाँ चला गया? दबाव का सेंस में हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा से सबको लेके साथ में चली है, किसी के लिए दबाव के लिए काम नहीं किया आज तक के, उसका दुरुपयोग नहीं किया। अच्छा। सीबीआई और ईडी का कांग्रेस ने भी सबका साथ सबका विकास किया। बिल्कुल बिल्कुल। ईडी का कभी आप देखो कभी भी उसने ऐसा गलत इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सचिन पायलट तो कह रहे हैं हमारा विकास हो ही नहीं पाया, हमें सीएम बनना था, आपने हमें दबा दिया, 2020 की बगावत भी देखी गई, बावजूद उसके विकास क्यों नहीं हो पाया सचिन पायलट का? स्टार्टिंग में दिए ना, उप मुख्यमंत्री बनाया उनको, बाकी जगह पे उनको जिम्मेदारी दिए, और अभी भी उनको देंगे। पार्टी का कहना है कि सब मिलकर काम करके सब साथ में रहेंगे और उसको हल निकलेगा उसको। अच्छा, चलिए हल निकालने की बात कर रहे हैं। मैं 17 दिसंबर 2018 का एक वाकया आपको याद दिला देता हूं कि उस वक्त जब गहलोत साहब बतौर सीएम की शपथ ले रहे थे, उस समय कल्याण सिंह जी बैठे हुए थे, और उसी समय ऐसा कुछ हुआ कि कल्याण सिंह जी के बगल में गहलोत साहब बैठे हुए थे और उसी समय सचिन पायलट की कुर्सी उनके बगल में लगाने की बात कही गई। लेकिन उसी समय गहलोत साहब ने इस बात का अपना विरोध दर्ज करा दिया और गहलोत साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए, डिप्टी सीएम का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, इसलिए उनका जो दर्जा है एक तरह से कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा है, इसलिए उनकी कुर्सी ना लगाई जाए। बावजूद उसके बाद भी उनकी कुर्सी लगाई गई। तो ये डे 1 से 17 दिसंबर 2018 से राजस्थान की सियासत के अंदर ये समीकरण देखने को मिल रहे हैं, जब गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी थी। बावजूद उसके 2020 में सियासत में अलग समीकरण बने, सुर बदल गए सचिन पायलट के, और आज जो स्थिति है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि अजय माकन ने मिलने से मना कर दिया गहलोत साहब को। गहलोत साहब वहां पर मैरियट होटल में पहुंचे, अजय माकन ने साफ मना कर दिया कि मेरी फ्लाइट है, मैं निकल रहा हूं। बावजूद उसके ये किस ओर इशारा कर रही है? मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आप एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, घबराइए मत, मैं एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा। सियासत में इस तरीके की चीज़ें जब सामने देखने को मिलती हैं तो लोग परेशान होते हैं कि हमने अपना वोट दिया, अपना मत दिया, बावजूद उसके इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं एक आम जनता को परेशान करती है, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार अगर 5 साल तक चलती है तो उसके परिणाम कुछ और होते हैं। एक बतौर आम नागरिक आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो आम नागरिक रहता है जी, जो अपना मतदान करने का चुनाव करने टाइम में मतदान करने का काम कर देता है जी, और जो बाकी रहते उनको कुछ भी नहीं समझता। इसीलिए जो बाकी कोई बात नहीं, कौन किसी आप खुल के बोलिए, आराम से पूरा टाइम लीजिए। चलिए ठीक है, मैं आप शायद अपनी बात अभी रख नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से टाइम दूंगा। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं आप कहां से आए हैं, और उसके बाद मैं आपको राजस्थान की जो सियासत है, राजस्थान में जो अभी सियासी हालात हैं उसको लेकर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से है। ठीक है। और एक साधारण कांग्रेस के कार्यकर्ता है। ठीक है। और हमारा ये मानना है राजस्थान में जो भी चल रहा जल्द से जल्द हमारे हाईकमांड उस पर बैठ के, हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है वो जल्द से जल्द निपट जाएगा, और पार्टी जिसे भी देंगी सभी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण उस पर काम करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी केरल में फुटबॉल खेल रहे हैं, और राजस्थान में सियासी हालात ये हैं कि खुद राजस्थान के दिग्गज नेता सेल्फ गोल करने में जुट गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से राजस्थान के अंदर सियासी समीकरण है, ये मान लिया जाए कि गहलोत साहब खुद से सेल्फ गोल करने में आगे हैं? मेरा नाम हीरामणि भारद्वाज, मैं हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चे का अध्यक्ष हूँ जी, और यहाँ दिल्ली में आज आया हूँ, और आप लोगों का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपने मेरे से प्रश्न कहा कि गहलोत जी खुद ही जो गोल करना चाह रहे हैं, ये राजनीतिक जो हलचल, जो ये सूरत हाल अभी हमारे राजस्थान के हैं, तो ये तो आला कमान को डिसाइड करना है। अब गहलोत साहब एक बहुत ही एक पुराने खिलाड़ी हैं, और उनका 10 जनपद से नाता रहा है, और ये हमारे जो सम्माननीय राहुल गांधी जी, जो हमारे कांग्रेस के जो हमारे पूर्व में रहे अध्यक्ष, ये जो आज जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने जो प्रारंभ की है, ये बहुत ही उम्दा है, और मैं समझता हूं कि सभी हम कांग्रेस जनों को इनसे सबक लेना चाहिए। लेकिन जब राजस्थान जैसी
तस्वीर सामने आती है तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को धक्का भी लगता है। न बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो घटनाक्रम उनका जो है राजस्थान का वो चला हुआ है, तो उसके लिए अभी हमारी आलाकमान उस पर फैसला लेगी। निश्चित रूप से सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के ध्यानार्थ में है ये लाया गया हुआ मामला है, और इसमें जल्द ही इसमें जब भी कोई कार्रवाई करेगी वो राष्ट्रीय अध्यक्षा करेगी, और मैं समझता हूँ कि सामंजस्य बनेगा। निश्चित रूप से जो है ये भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, और भारत जोड़ो यात्रा आज एक नया संकल्प है। और मैं समझता हूँ कि आज जो मोदी सरकार की जो है जन विरोधी नीतियाँ है, और आज मोदी सरकार जो चरम सीमा महंगाई है, इसके खिलाफ जो ये और आज जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ जो है भारत जोड़ो यात्रा एक अनुकरणीय रहेगी, और ये बहुत ही फायदेमंद रहेगी, और हिमाचल नहीं पूरा भारत जो है इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेगा, ये मेरा मानना है। सर मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। भारत जुड़ा है, हमेशा से भारत जुड़ा है। हमने तो हमेशा आप देखिए हमने टुकड़े किए हैं पाकिस्तान के, 2 हिस्सों में हमने टुकड़े कर दिए। भारत तो हमेशा से जुड़ा है और इस तरीके की यात्राओं से आगे भी जुड़ता रहेगा अगर कहीं ना कोई कमी है। आप मोर्चे के अध्यक्ष हैं, ठीक है, आप मोर्चे को भली बात समझते हैं, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से सीआरसी मोर्चा खोल रखा है वहाँ के 92 विधायकों ने, उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि हम सभी जितने भी हमारे राजस्थान के सम्माननीय विधायक हैं और उसके जो वरिष्ठ नेता कांग्रेसी नेता हैं, उन सभी लोगों के एक सामंजस्य बनाना चाहिए, और ये देश हित में भी है और प्रदेश हित में भी, और इसका मैसेज पूरे भारत के अंदर जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि आज हमारे राजस्थान के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और लंबे समय में पहले भी पीछे उथल पुथल हुई थी, तो इसमें हमारे सचिन पायलट जी जो है वो भी दावेदार थे मुख्यमंत्री के, लेकिन आला कमान ने जो फैसला लिया वो सही लिया है, और उसका हम स्वागत करते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गहलोत साहब 3 बार के सीएम हैं, राजनीतिक दूरदर्शिता कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा हालात हैं राजनीतिक दूरदर्शिता कम हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे मैरियट होटल में थे, अजय माकन साहब मैरियट होटल में थे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने गहलोत साहब को मिलने के लिए बुलाया, उस वक्त माकन साहब भी मौजूद थे, लेकिन माकन साहब ने मुलाकात नहीं की गहलोत साहब से, और वो बिना मुलाकात किए हुए वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अब ये कहीं ना कहीं सवालों को जन्म देता ही है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई हुई है, कुछ लोग मोदी जी के सहारे पर कांग्रेस तोड़ो यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कौन? खुद एक एक करके सुनिए ना, एक एक करके सर मैं आपसे मेरी बात सुनिए, एक एक करके लोग खुद ही छोड़ के जा रहे हैं। आप गुलाम नबी आज़ाद की बात देख लीजिए, आप कपिल सिब्बल साहब को देख लीजिए, आप दिगंबर कामत साहब को देख लीजिए, तो इसमें विपक्ष की भूमिका कहाँ है? उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, उनका सत्ता का प्रलोभन दिया जा रहा है। अच्छा। उनको इनसाइड राज्यसभा में भेजा जा रहा है जी, ठीक है ना। मैं उनसे कहता हूँ जो लोग ऐसे कांग्रेस, जिन्होंने कांग्रेस, कैप्टन साहब को तो राज्यसभा नहीं भेजा गया, कैप्टन साहब ने अपनी पार्टी बना ली, आजाद साहब ने अपनी पार्टी बना ली, साहब को गवर्नर बनाया जा रहा है जी, कैप्टन साहब गवर्नर बनाया जा रहा है। जिसने भी कांग्रेस तोड़ो अभियान में अपना हिस्सा दिया है उनको मलाई दे रही है मोदी साहब। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, जिन्होंने कांग्रेस की नमक खाया है, मैं उनसे अपील करता हूँ हाथ जोड़कर भी, कांग्रेस पार्टी के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, आपसे कांग्रेस पार्टी नहीं टूटेगी, आपसे कांग्रेस पार्टी नहीं टूटेगी। और राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पूर्ण सफल होगी, और मैं दिखाऊंगा कांग्रेस के आज से अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं। जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की समाप्त होगी उस दिन से तीसरा मोर्चा बनेगा, और उसके अध्यक्ष, उसके प्रधानमंत्री के दावेदार आदरणीय राहुल जी होंगे, सोनिया जी सुरक्षक होंगे। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख लेता हूँ। आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने, अच्छा माफ़ कीजिएगा, हिमाचल से आप हैं, आपकी प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अंतर कला है उस चीज़ का जिक्र किया। तो जब इस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, जब पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता इस तरीके से खुद बयानबाजी करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक एक करके पार्टी के सभी बड़े नेता धीरे धीरे पार्टी छोड़कर चले जाएंगे और आरोप विपक्ष के ऊपर लगता रहेगा। मैं इस संदर्भ में बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, ये मीडिया का जो सम्माननीय श्रीमती प्रतिभा सिंह का जो बयान है वो तोड़ मोड़ रखा जो पेश किया गया है, उन्होंने उस बारे में बड़ा क्लियर किया है कि भाई मेरा जो है माई स्टेटमेंट हैज़ बीन मिसकंस्ट्रूड एंड जो मिसअंडरस्टूड, और जो उनका कहना है कि जो राहुल जी और प्रियंका जी वो मेरे बच्चे समान हैं, और ये सीख देना कई बार ऐसा होता है कि बड़ा छोटे के लिए कोई सीख दे तो उसे सीख लेनी चाहिए। उसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कतई भी उनका कोई उनका विरोध किया। ये निश्चित रूप से है कि जो सम्माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी हमारे पूर्व में जो हमारे केंद्रीय मंत्री रहे, इनको इस कांग्रेस पार्टी ने 50 वर्ष दिए,
और ये 50 वर्ष का कार्यकाल कोई छोटा सा नहीं होता है। हमें एक समय भी नहीं अभी तक हमें मौका नहीं मिलेगा, फिर भी हम कांग्रेस के साथ हैं। चलिए, आप कांग्रेस के साथ बने रहेंगे और इसी के साथ हमारे साथ भी बने रहिए। आप बड़ी बखूबी से अपनी बातें रख रहे हैं। मैं आपके साथ वापस लौटूंगा। सर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? राजेश वर्मा। जी। मैं हिमाचल प्रदेश मंडी करसोग से आया हूँ, विधानसभा क्षेत्र से। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक युवाओं को वहाँ पर एक रैली को भी संबोधित किया पीएम ने। सेब के जो सेब व्यापारी हैं, सेब बागान के लोग हैं, उनको लेकर एक वहाँ पर सियासत जारी है। अभी कुछ टाइम पहले राठौड़ साहब ने वहाँ पे जिस तरीके से सवाल खड़े किए, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस की आज हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो स्थिति बिगड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में इसमें जो है लोग भाजपा से बिल्कुल नाराज़ हो गए हैं जी। और जो उन्होंने बागबानों और किसानों के प्रति जो रोष प्रकट कर रहे हैं जी। जो उन्होंने लोगों के लिए पहले झूठे वादे किए और बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोग बिल्कुल नाराज़ हैं और भाजपा से बिल्कुल नाता तोड़ना चाहते हैं और भविष्य में कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज राजस्थान के पूरे घटनाक्रम में आप भी सुबह से देख रहे होंगे, राजस्थान के घटनाक्रम में जिस तरीके से गहलोत साहब की जो इमेज निकल कर सामने आई है या जो सचिन पायलट की इमेज निकल कर सामने आई है, उसने कहीं ना कहीं आला कमान को हैरत में डाल दिया है, चिंता में डाल दिया है। और अभी मुलाकात भी होनी है सोनिया गांधी जी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे की और अजय माकन की। तो अब सवाल ये उठता है कि जब नामांकन में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं और कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने में कुछ ही टाइम बाकी रह गया है, और अभी इस मोटे मोटे 15-20 दिन के अंदर अगर अध्यक्ष मिलने से पहले ही इस तरीके के घटनाक्रम हो जाता है, तो गहलोत साहब पर क्या आला कमान भरोसा जता पाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, गहलोत साहब और पायलट साहब जो है कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य हैं जी। और मुख्यमंत्री हैं जी। ये तो आपसी मामला है थोड़ा कांग्रेस पार्टी में उनका जी। कि मुख्यमंत्री पद के लेकर, परंतु जो उन्होंने अध्यक्ष के लिए नामांकन किया है वो उनका भाई सही निर्णय है और वो कांग्रेस पार्टी को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। सर, आपको लगता है कि गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब एक दूसरे की इज्जत करते हैं? बिल्कुल, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी तो इकट्ठे हैं। अच्छा, सम्मान तो करते हैं, लेकिन साल 2018 में आपने देखा होगा, माफ़ कीजिएगा, साल 2020 में जिस तरीके से गहलोत साहब का एक बयान आया था, गहलोत साहब ने खुलकर खुले मंच से सचिन पायलट को निकम्मा कह दिया, तो ये सम्मान कैसा है? सर, राजनीति में ये तो हो जाता है आपसी क्या नाम मनमुटाव, तो जब अराइवल होते हैं तो कुछ ना कुछ तो मुंह से निकल ही जाता है। जी। चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, मैं आपके पास आऊँगा। हिमाचल प्रदेश की राजनीति को हमने समझा, जाना, आप लोगों से आपने एक एक करके सारे इशू रखे, लेकिन आज की जो हमारा शो है आवाम की आवाज़, वो राजस्थान सेंट्रिक है। राजस्थान में जिस तरीके से पिछले 5 दिन के अंदर घटनाक्रम पूरा चेंज हुआ है, तस्वीर बदली है, राजस्थान के लोग हैरत में हैं। वो ये सोच रहे हैं कि 17 दिसंबर 2018 का वो दिन था जब गहलोत साहब ने सीएम पद की कुर्सी संभाली, और आज अभी 4 साल भी नहीं हुए हैं और राजस्थान में इस तरीके के सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान की मौजूदा हालात पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका जो ये तहजीब टीवी है इसका स्वागत करना चाहता हूं, और मैं हिमाचल प्रदेश से ताल्लुकात रखता हूं। मंडी पार्लियामेंट हमारा क्षेत्र है, करसोग विधानसभा से हम बिलोंग करते हैं। जहां तक राजस्थान की जो राजनीति का जो आज आपने मीडिया के माध्यम से जो सुना, हमने भी देखा, जहाँ तक उस राजनीति को परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो जो राजस्थान के अंदर जो अभी सियासी हलचल चली है, उस सियासी हलचल को पूरे देश के अंदर अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है वो बिल्कुल गलत तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन हालात ये हैं कि अगर राजस्थान में अभी कांग्रेस सक्षम है तो उसमें सचिन पायलट जी का भी उतना ही हाथ है और गहलोत जी का भी उतना ही हाथ है। वो पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में बढ़े हैं गहलोत जी, और सचिन पायलट जी हमारे युवा आइकन हैं। अगर हम दोनों की बात करें तो वो तो पार्टी में होता ही रहता है कि कोई अगर पद में एक बड़ा है एक छोटा है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि गहलोत जी सचिन पायलट के ऊपर भरोसा जताएंगे और आने वाले टाइम उनको एक सही मौका देंगे। भरोसा तो तब जताया जाए जब गहलोत साहब ने खुल के बोल दिया है कि राजस्थान का जहाज कम से कम पायलट को तो नहीं उड़ाने देंगे। जहाँ तक ये तो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की सोच है या आला कमान जो उससे ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसे सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी हैं, ये निर्णय तो उनका है। लेकिन गहलोत साहब किस परिप्रेक्ष्य में कह रही है तो वही जाने, लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि जो पार्टी का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। सर, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। पार्टी के कई सारे समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से जब मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि अभी तक G23 ने नुकसान पहुँचाया, लेकिन राजस्थान में तो अकेले एक जी ने नुकसान पहुँचा दिया। नहीं, ये जो G23 की जो आपने बात कही, इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। अकेले जी की भी बात कर रहा हूँ, उसका भी रखिएगा। जी जी बिल्कुल। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ऐसे पद से नवाजा है, शायद ही हिंदुस्तान के कोई बड़े नेता वो उस पद
उस पद तक, उस ओहदे तक गए होंगे। लेकिन जहाँ आज गुलाम नबी आज़ाद या दूसरे जो बड़े नेता हमारे जो पलायन कर गए, इसका जो खामियाजा मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी के लिए होगा, क्योंकि उनका एक वक्त था, एक टाइम था, जो टाइम उनका चले गया है। अब नई युवा पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। जो राहुल गांधी जी की सोच है, जो प्रियंका गांधी जी की सोच है, उसको हमें देश को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी। चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और बहुत कुछ है जो छिपा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चलो अशोक गहलोत जी हमारे से बड़े हैं, सीनियर हैं। आप G23 की बात कर रहे थे, आप अकेले जी की बात कर रहे थे। मैं इन सभी जियों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक छोटा सा वर्कर होने के नाते, अपने लालच को मत देखो। कांग्रेस पार्टी ने आपको ज़मीन से उठाकर राजा बनाया है जी। आप कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचो। ये आंधी तूफान तो आते रहते हैं, कांग्रेस जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी रहेगी और कांग्रेस का राज दोबारा आने वाला 2024 में और आगे बढ़ेगी। जिस दिन राहुल जी की, आदरणीय राहुल जी की यात्रा पूरी हो जाएगी, उस दिन देखने को आपको मिलेगा यहाँ पर पैर रखने की ज़मीन होगी AICC में। सर, आंधी तूफान आते हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन आंधी तूफान जब आते हैं तो वो जो फलदार वृक्ष होते हैं ना, उनके फलों को कहीं ना कहीं वो तोड़ देते हैं, और वो फल होते हैं विधायक। और इस तरीके के विधायक, जब फल रूपी विधायक टूट जाते हैं तो फिर राज्य में सरकार बनाने के लिए फलों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब फल होंगे ही नहीं तो फिर सरकार कैसे बनेगी? नहीं, फल की आपने बात की, देखो आप राजस्थान से इस बात को जोड़ के देख रहे हो भी 92 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, या गहलोत जी ने उनको करके अपने साथ रखकर उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। देखो, ये परंपरा गलत है। अच्छा। जो भी परंपरा चली हुई है गलत है। ये कांग्रेस ने कभी भी आज तक किसी पार्टी की सरकार ना राज्य में गिरवाई है, ना कोई चेष्टा की है। विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, अपने बैलेट पेपर पर उनको चुनाव जितवाया है, किसी को मंत्री बनाया है, किसी को संतरी बनाया है। तो उन विधायकों को चाहिए कि कांग्रेस पार्टी, चलो अब है थोड़ी दिक्कत में, चलो उनका साथ देना चाहिए। बाकी गहलोत जी तो पुराने नेता है, गहलोत जी को चाहिए चलो मुख्यमंत्री बन गए और आगे मौका आना चाहिए। मैं कांग्रेस आलाकमान से ये मांग करता हूँ कि 5 मेंबर कमेटी बना दें। 5 मेंबर कमेटी में जो वो फैसला लेगी, जिसको चीफ मिनिस्टर बनाएगी, उसको बना दें। अरे आप 5 की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 2 की भी नहीं सुनी। मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पहुंचे थे, माकन साहब वहाँ पे पहुंचे थे, सीनियर लीडर हैं। बिल्कुल जी, नहीं सुनी, उनकी भी नहीं सुनी। हाँ, नहीं सुनी ना, कोई बात नहीं, 2 की नहीं सुनी, 5 की सुनेंगे और फैसला करें अपना, बंद लिफाफे में फैसला पकड़ा दें। कोई माने या ना माने, उसको पार्टी को नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं। कम से कम ये नुकसान तो नहीं होगा। एक अपना अटल निर्णय ले जिससे पार्टी को नुकसान ना हो। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। एक तरफ गहलोत साहब ये कहते हैं कि कांग्रेस आला कमान का जो भी फैसला होगा, 10 जनपद का जो भी फैसला होगा वो मैं स्वीकार कर लूँगा, और दूसरी तरफ शांति धारीवाल जिस तरीके से जोशी जी के साथ मिलके अपने आवास पर एक पूरी बैठक बुला लेते हैं, उसमें विधायकों की एक बैठक होती है, एक पैरेलल बैठक होती है, और शाम को ही कल विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन वो विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई। इस तरीके से समानांतर बैठकों का जो दौर चला, जिस तरीके से समानांतर बैठक बुलाई गई, ये कहीं ना कहीं एक खतरा पैदा कर सकती हैं कि आज आप समानांतर बैठक बुला सकते हैं, कल को आप विधायकों का विश्वास जीत के आप समानांतर सरकार बनाने की भी पेशकश कर सकते हैं। इसका डर है कहीं कांग्रेस को? देखो ऐसा सर, आपसे पूछूंगा। प्रश्न करिए सर। सर, मैंने सवाल ये करा, आपने अगर शायद मेरा सवाल सुना नहीं, मैं फिर से आपके पास आऊँगा। जिस तरीके से शांति धारीवाल जी के घर पर कांग्रेस के विधायकों की एक समानांतर बैठक हुई, और ये बैठक ना होकर कांग्रेस के आलाकमान ने, कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक थे, उन्होंने कल शाम को विधायक दल की बैठक वहाँ पर जयपुर के अंदर बुलाई हुई थी। हालांकि होना ये चाहिए था कि विधायक दल की बैठक में सभी नेताओं को पहुँचना चाहिए था, तो विधायक वहाँ ना पहुँचकर उसके समानांतर जो शांति धारीवाल के घर पर बैठक चल रही थी वहाँ पर पहुँच गए। तो इस तरीके की जो बैठकें जब समानांतर होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं ये खतरा पैदा कर सकती हैं आने वाले समय में कि कहीं विधायकों का विश्वास जीत कर आप समानांतर सरकार बनाने के लिए ना खड़े हो जाएं। तो क्या ये डर है कांग्रेस को? मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। सबसे पहले तो बड़ा सिंपल सा सवाल है और उत्तर है इसका कि सबसे पहले जब आदमी ज़मीनी स्तर पर जुड़ता है और राजनीतिक पार्टी में प्रवेश करता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का पल्लू पकड़ता है, वहाँ से टिकट मांगता है। टिकट मांगने के बाद पार्टी उसको टिकट देती है और उसके बाद उसको जिताती है, और उसकी कुछ अपनी काबिलियत होती है और पब्लिक उसको जिता देती है। आम वोटर ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए हैं, माफ़ करना थोड़ी देर के लिए, और वो जो जीत के गए उनका दायित्व क्या हुआ कि कांग्रेस का इस जो बट वृक्ष को तोड़ने का वो ना करे, कोताही ना करे, गलत है ये। मैं निश्चित रूप से बोल रहा हूँ कि ये जनभावना के खिलाफ है। आम जनमानस ने एक वोट दे करके जो विधानसभा के अंदर जो भेजे होते विधायक, वो बाद में फिर एंटी डिफेक्शन लॉ उनके खिलाफ होना चाहिए। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जब आपको कांग्रेस पार्टी ने जो है प्रत्याशी बनाया है और उस कांग्रेस पार्टी के ही बट वृक्ष के तले आप जो जीते हैं,
तो आज कांग्रेस पार्टी के साथ रहना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ तो तब लागू होता है जब आधे से कम विधायक आपके खिलाफत कर जाते हैं। यहाँ तो आधे से अधिक विधायक देखिए आप कहीं ना कहीं गहलोत साहब के पक्ष में हैं। सर ये आप देख रहे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा आज हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हो रहा है, विद इन पार्टी भी हो रहा है और आउट ऑफ पार्टी भी हो रहा है। दिस इज द हाइट ऑफ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दोज हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ मासीज। इस आशय से जिताए कि वो कम से कम वहाँ जनता का जो पक्ष रखे, व्यक्तिगत इच्छाओं को दरकिनार करते हुए जनहित की बात करें। और सभी जो विधायक सम्माननीय विधायक है, आज इसका बट वृक्ष जो है कांग्रेस का बट वृक्ष ये जो 1885 स्थापना हुई और ये जो है जो आपकी पार्टी है कम से कम जो 135 साल पुरानी पार्टी है और ये हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने खून पसीने से सींचा है। आज जो लोग ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और पार्टी के विचारधारा के खिलाफ जाकर के अपने आप को अगर ये नेता स्थापित करना चाहे, वो गलत बात है। राजनीतिक पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है और मैं सब चाहूँगा कि जो एपिसोड जो आपका जो चला हुआ परिदृश्य चला हुआ जो राजस्थान का, मैं समझता हूँ कि ये आला कमान को भी इसमें हस्तक्षेप करके इस मामले को जो है इसका निपटारा कर देना चाहिए। और जो है जो भी एक जो हमारे सम्माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनका फैसला अंतिम होना चाहिए इसमें, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बट वृक्ष है हमारी कांग्रेस पार्टी आगे फैलेगी। मेरा यही जो है एक विचार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर राजस्थान के वो विधायक जिन्हें जनहित की बात करनी चाहिए थी, आज वो स्वयं हित की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि जिन विधायकों को विधायक दल की बैठक में मौजूद होना चाहिए था, वो शांति धारीवाल के घर पर बैठक में पहुंच गए और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस आला कमान को ठेंगा दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन रेहान के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली।